हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज ये इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन जो क्रमांक है वो 121 से लेकर 150 इसमें दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 121 में आएगा, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं को एनसीईआरटी की पुस्तक में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक या और शिक्षक गृह कार्य के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग कर सके। बी है, शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके। सी, आकलन के लिए शिक्षकों के पास एक अच्छा प्रश्न भंडार है। डी, शिक्षार्थी द्वारा इन प्रश्नों को वैज्ञानिक के पास भेजकर उनके उत्तर प्राप्त कर सकें। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? वह होगा बी। इसमें 121 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 122, कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी शिक्षक ने गलत बताई? ए, थर्मामीटर का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उसका मरकरी स्तर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। बी, थर्मामीटर के मरकरी स्तर को दृष्टि रेखा के स्तर में लाकर पठन करे। सी, थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना चाहिए। डी, थर्मामीटर को पढ़ते समय उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए। तो 122 का इसमें सही विकल्प कौन होगा? सी होगा। थर्मामीटर को प्रयोग से पहले और बाद में गर्म पानी से धोना नहीं चाहिए। यह सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं 123 प्रश्न, कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। पहला, प्रायोगिक कौशलों में शिक्षार्थियों का आकलन करना। बी है, अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना, उपलब्ध कराना। सी है, आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। डी है, छुट्टियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तो 123 का इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 124, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। ए, अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। बी है, अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान कराना। सी है, शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड। डी है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें से पहचानना हम लोगों को। तो मुख्य उद्देश्य पहला ए वाला ऑप्शन से होगा, 124 का ए। नेक्स्ट 125, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। निम्नलिखित उपागमों में से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? ए है, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन। बी है, व्याख्यान के दौरान कक्षीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। सी है, श्यामपट्ट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना। डी है, विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना। 125 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह होगा ए ऑप्शन इसका सही होगा कि हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। नेक्स्ट आते हैं 126, विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीकी के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने। बी है, नवाचार एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने। सी है, सीखने का स्तर सुनिश्चित करने। डी है, समस्या समाधान कौशलों का विकास करने। तो सही विकल्प इसमें कौन होगा? ये डी वाला विकल्प सही होगा, 126 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं 127, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए। ये चरण सही क्रम में नहीं है।
पहला, इसमें खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परखनली में लेकर उसमें 10 बूंद डालिए और परखनली को हिलाइए। बी है, परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर तथा पेस्ट बनाइए। तीसरा है, परखनली में 10 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की डालिए और भली भांति मिलाइए। चौथा, इनमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। इन चरणों का सही क्रम क्या है? खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए इन 4 चरणों को सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम इसका कौन सा होगा? वह होगा डी होगा, कि पहले दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा। नेक्स्ट आते हैं 128 प्रश्न। नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? ए है पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिका। बी है पुंकेसर, पंखुड़ियाँ एवं बाह्यदल। सी है वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर। डी है वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका। तो कौन से पुष्प मादा भाग को संगठित करते हैं वो देखना है इसमें। तो इसमें डी वाला सही होगा, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका। 129 है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? 6, संख्या निश्चित नहीं है, 2, 4। तो इसमें देखेंगे 129 का कौन सा ऑप्शन? बी वाला सही होगा, संख्या निश्चित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 130 प्रश्न। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता है। बाघ, हरिण, घास, मृदा। बी है कीट, जल, जलीय पादप, मछली। सी है बालू, कछुआ, केकड़ा, चट्टाने। डी है कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। तो 130 का कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? वह होगा डी वाला विकल्प सही होगा, कीट, मेढक, मछली, जलीय पादप। नेक्स्ट आते हैं 131 प्रश्न। रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण जो सही क्रम नहीं है नीचे दिए गए हैं। पहला, कचरे को गड्ढे में डालिए। दूसरा, गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। तीसरा, गड्ढे को घास एवं टाट के बोरे से पोला रख कर ढकिए। चौथा, वह अब गड्ढे में केंचुए डालिए। इन चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसमें से देखेंगे तो पहला इसका सही चरण होगा ए वाला, कि सबसे पहले क्या करेंगे, गड्ढे की तली में रेत बिछाकर ढक देंगे, फिर कचरे को गड्ढे में डालेंगे, फिर इसके बाद अब वो केंचुए डालेंगे, फिर तीसरे में घास या टाट के बोरे से पोला रख कर ढकिए। 131 का पहला। नेक्स्ट आते हैं 132। 2 जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं विषम पोषण, सहजीवन, स्वपोषण, परजीविता। तो जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? वह कहते हैं सहजीवन कहते हैं। यानी 132 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही है। 133, आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की गति करता है क्योंकि ए, गुरुत्वीय बल लगता है। बी, हृष्ट पुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। सी है, ग्रास नली ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। डी है, भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। तो 133 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही होगा, कि ग्रास नली ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। नेक्स्ट आते हैं 134। मेढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं, यही कारण इन दोनों जीवों की त्वचा होती है आर्द्र एवं रुक्ष, आर्द्र एवं श्लेष्मीय, शुष्क एवं रुक्ष, शुष्क एवं श्लेष्मीय। 134 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। 135। पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इस पाठ्यांकों को नीचे दर्शाई गई सारणी में लिखा। बस की यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल बताना। तो इधर पूरा चली गई दूरी बता रहा है और यहाँ समय है, तो पूरी चली गई दूरी और समय का भाग दे देंगे तो ये हमको औसत चाल मालूम चल जाएगी। तो इसमें देखेंगे तो 135 का सी ऑप्शन से होगा, 15 इसका है। नेक्स्ट आते हैं
136 आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण एवं एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें सही विकल्प देखना है कि जिसके लिए प्रवर्धित प्रतिबिंब मिल जाए, तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा कि अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस, इसके द्वारा विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद 137 आते हैं, निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। तो खरीफ फसलों का समुच्चय इसमें पहचाना है। तो पहला क्या है? चना, सरसों, मूंगफली, गेहूं। दूसरा है मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। तीसरा है कपास, धान, मटर, अलसी। चौथा है धान, मक्का, कपास, सोयाबीन। तो 137 का इसमें कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। धान, मक्का, कपास, सोयाबीन को खरीफ फसल कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 138, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का उल्लेख कीजिए। पहला, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। दूसरा, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। तीसरा, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चौथा, ये फसली पदपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। इनमें से सही कथन है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे सी वाला इसमें सही है। केवल 3 और कौन है? 4 वाले सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 139, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? पहला है तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस। दूसरा है रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। तीसरा है रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो माचिस की तीली को बुझा देती है। चौथा है डी, रंगहीन गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है। तो 139 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 140, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो जो नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है, यानी उसमें अम्लीय गुण होना चाहिए, तो कौन सा इसमें सही होगा अम्लीय गुण वाला? वो बी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। 141, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? खनिज एवं वन्य जीवन, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश, कोयला तथा मृदा, पेट्रोलियम तथा जल। यानी ऐसा युगल पहचानना है जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में है। तो वह है डी वाला है, पेट्रोलियम तथा जल। 141 का डी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 142, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विषय में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ए, ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती हैं। बी, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहीं भी संकटापन्न नहीं हो सकती हैं। सी, अपने आवास के नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। डी, ये केवल चिड़ियाघरों एवं वनस्पतिक उद्यानों में पाई जाती हैं। 142 का इसमें ए ऑप्शन सही होगा कि ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं 143, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है? पहला ए है कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति। बी है कोशिका झिल्ली तथा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। सी है क्रोमोसोम, गुणसूत्र तथा जीन। डी है क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया। 143 का इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 144, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है? ए है कोशिका, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। बी है कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। सी है केंद्रक, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। डी है केंद्रक, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, राइबोसोम, कोशिका भित्ति। तो इसमें से
कौन सा देखना है जो जंतु कोशिका के संदर्भ में है, सही संयोजन है। तो इसका ए वाला होगा ऑप्शन सही, कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आते हैं 145, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चयों पर विचार कीजिए। पहला शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंड, गर्भाशय। दूसरा अंडोत्सर्ज, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय। तीसरा है अंडाणु, शुक्राणु, वृषण, शुक्राणु, नलिका, शिश्न। चौथा है ऋतुस्राव, अंड, अंडवाहिनी, गर्भाशय। इनमें सही संयोजन के समुच्चय हैं, सही संयोजन के समुच्चय इसमें देखना है तो कौन होता है, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। 146, टेड पॉल के कार्यांतरण के लिए जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपलब्धता आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये आयोडीन आवश्यक है, यानी 146 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 147, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला है प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, बी है वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, सी है प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, डी है तकनीकी कौशल अर्जित करना। तो 147 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, पहला ये ऑप्शन दिया है संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, बी है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना, सी है शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना, डी है संवेगात्मक रूप से संतुलित बनाने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। 148 के इसमें सही विकल्प कौन सा आएगा, बी वाला विकल्प आएगा, सही होगा। 149 प्रश्न आते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि ए ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों के स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को प्रेषित करना चाहिए, बी है उसे शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे सराहना कर सकें कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती हैं, सी उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए, डी उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए। तो 149 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला इसका सही हो जाएगा। 150 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। पहला तर्क संगत चिंतन, दूसरा व्यापक सोच, तीसरा है प्रमाण मांगना, चौथा है पक्षपाती राय। तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करती है कौन, तो ये होता है डी वाला ऑप्शन, पक्षपाती राय। 150 का डी ऑप्शन सही हो जाए। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।